क्या पढ़े थे कल हम लोग? हार्मोन्स खत्म हो गया था। हाँ, शुरू करना है। अच्छा, प्यूटिटरी ग्लैंड पढ़ा रहे थे। प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है उसका वजन कितना होता है? कहां पर पाया जाता है? ब्रेन के किस भाग में? स्फेनॉइड रीजन में पाए जाते हैं। स्फेनॉइड थैलेमस का भाग है कि हाइपोथैलेमस का? फोर ब्रेन के कितने भाग हैं? कौन कौन से? बुद्धि चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिबेलम। सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम। भूख और प्यास का केंद्र डाइएन्सेफेलॉन। विजन एंड हियरिंग, देखने सुनने का केंद्र मिड ब्रेन। और बॉडी को बैलेंस करने का केंद्र सेरिबेलम। मांसपेशीय गति को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम ना। बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है तो मांसपेशीय गतिविधि को भी नियंत्रित करेगा। और उसके बाद रेट ऑफ रेस्पायरेशन को मेंटेन कौन करेगा? उल्टी और निगरण का केंद्र कौन है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। क्रैनियल नर्व कितने हैं? स्पाइनल नर्व कितने हैं? वही साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, सब तो रटिए लिए हैं आप लोग। उसके बाद आइए, हार्मोन में बोन के इलांगेशन को कौन हार्मोन बढ़ाता है? एसटीएच। ठीक है, एसटीएच को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। एसटीएच की कमी से कौन सा रोग? ड्वार्फिज्म। और एसटीएच की अधिकता से कौन सा रोग? जाइंटिज्म या एक्रोमिगेली। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसी में पहला हार्मोन आपने एसटीएच लिखा था, दूसरा हार्मोन लिखिएगा टीएसएच। दूसरा हार्मोन लिखिएगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन लिखिएगा थायराइड। ये वाला पंखा बंद कर दीजिए, वो एसी चल ही रहा है आप लोगों के पास, तो हवा ऑटोमेटिक आ रहा है। ये वाला बंद कर दीजिए, आवाज कर रहा है वो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी वाला सबसे हमको डर लगने लगा है। ठीक है, वो लोग कहेगा कि हिंदी लिखाते हैं, अब इसका हिंदी कहां से लाएं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड to secrete थायरॉक्सिन। यह थायराइड ग्रंथि को, हिंदी वाले लोग नोट करेंगे, यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु, थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, तो दूसरा हार्मोन प्यूटिटरी ग्लैंड का है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हार्मोन का नाम देख करके तुरंत दिमाग आपका स्ट्राइक करेगा कि एस का मतलब स्टिमुलेट है। इसका मतलब यह थायराइड ग्रंथि को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा? वो क्या सेक्रीट करे? थायरॉक्सिन सेक्रीट करे, इसके लिए स्टिमुलेट करेगा। क्लियर है। तीसरा हार्मोन लिखिएगा एसीटीएच। एसीटीएच, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन।
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इट स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड टू सेक्रीट कॉर्टिसोल। यह अधिवृक्क ग्रंथि को कॉर्टिसोल, CORTISOL, कॉर्टिसोल स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। अब देखिए, कल हमने जिक्र आपसे किया था कि कॉर्टिसोल जो है, इसमें 3 हार्मोन आते हैं, ठीक है। एक हार्मोन है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। एक दूसरा हार्मोन है इसमें, उसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा हार्मोन है इसमें एड्रीनलिन, ठीक है। तो 3 हार्मोन मिल करके क्या बनाते हैं? कॉर्टिसोल। पहला हार्मोन इसमें कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दूसरा हार्मोन कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा हार्मोन कौन सा? एड्रीनलिन। क्लियर है? अब देखिए, ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड में भी। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपके शरीर में किसके मात्रा को मेंटेन करता है? मिनरल्स के, सॉल्ट के मात्रा को। तो हम लोगों के बॉडी में सॉल्ट कई सारे हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे सॉल्ट हैं। तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड करेगा। जो भी ग्लूकोज हम लोगों के बॉडी में, उसको कंट्रोल कौन करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, उड़ो या लड़ो, हिंदी में कहते हैं उड़ो या लड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रीनलिन। जिस व्यक्ति को खूब अधिक गुस्सा आता है, माने गुस्सा आता है, अपना माथा पटक ले दीवार पर, ठीक है, या सामने वाला मिल जाए उसका पटक दे, तो उसके शरीर में मान लो एड्रीनलिन की मात्रा अधिक है, ज्यादा है, इस कारण से गुस्सा आता है। एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, इन सब में, या फिर कोई व्यक्ति तुरंत खुश हो जा रहा है, तो उन सब में जो जिम्मेदार हार्मोन है वह कौन सा है? एड्रीनलिन है। क्लियर है? तो याद रहेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड किस लिए? मिनरल्स के लिए, सॉल्ट के लिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किस लिए? ग्लूकोज के लिए। एड्रीनलिन का काम क्या है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। लिखाएंगे आगे। और इन तीनों को एक साथ मिला करके क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल। और इन तीनों को या कॉर्टिसोल को सेक्रीट कौन सा ग्लैंड करता है? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड सेक्रीट करता है। क्लियर है? तो आपका एड्रिनल ग्लैंड ये तीनों हार्मोन निकाले, उसके लिए इसे प्रेरित कौन करेगा? ACTH करेगा। क्लियर है? चलिए चौथा हार्मोन लिखिएगा, ADH। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इट हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू किडनी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह किडनी द्वारा जल के पुनर्अवशोषण का कार्य, किडनी द्वारा जल के पुनर्अवशोषण का कार्य करता है। किडनी द्वारा जल के पुनर्अवशोषण का कार्य करता है। ठीक है? तो आपको याद होगा कि जब किडनी बता रहे थे नेफ्रॉन और ब्लड का फिल्ट्रेशन, वहां हमने जिक्र किया था इस हार्मोन का, ADH का। ठीक है? तो यूरिन फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण करता है और यूरिया इसी में फिल्टर होकर के यूरिन के माध्यम से यूरेटर से शरीर से किडनी से बाहर निकलता है। ठीक है? तो यहां पर उसका रोल है ADH हार्मोन का। पांचवा हार्मोन लिखिएगा, LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन।
इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इट स्टिमुलेट mammary glands for secretion of milk after the birth of fetus। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह शिशु के जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, this hormone is also called प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन को प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है। याद रहेगा, एलटीएच जो है इसका पूरा नाम लैक्टोजेनिक हार्मोन। कई जगहों पर लैक्टोजेनिक हार्मोन नहीं लिख करके क्या लिखा रहता है, प्रोलैक्टिन। तो दोनों एक ही है। यह मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए नहीं। मिल्क प्रोडक्शन माने ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोडक्शन मतलब ऑक्सीटोसिन। ये क्या काम करेगा, मेमोरी ग्लैंड मिल्क सेक्रीट करे आफ्टर द बर्थ ऑफ फीटस, शिशु के जन्म के बाद। ये काम कौन करता है, एलटीएच करता है। और एलटीएच का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। तो जितने हार्मोन लिखाए जा रहे हैं सभी के सभी को सेक्रीट कौन कर रहा है, प्यूटेटरी ग्लैंड। ठीक है, खुद के लिए नहीं, किसी और ऑर्गन को टारगेट कर करके किसी और ऑर्गन के हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए। क्लियर है ना। चलिए छठा हार्मोन लिखिएगा, जीटीएच। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। सिक्स्थ लिखेंगे जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। डैश देकर के लिखिएगा, इट स्टिमुलेट गोनेड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन एंड गैमेट्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह जनन ग्रंथियों को लिंग हार्मोन एवं युग्मक बनाने हेतु प्रेरित करता है। अब देखो, जीटीएच जो हार्मोन है इसमें दो तरह का हार्मोन होता है। इसी में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एफएसएच। क्या कहते हैं, एफएसएच। इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो लिखिएगा फॉलिकल एफएसएच। इसी में पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इट स्टिमुलेट ओवरी फॉर oogenesis and testis
फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह अंडाशय को अंडाशय को अंडाणु जनन ब्रैकेट में लिखिएगा ऊजेनेसिस, क्या लिखे? अंडाणु जनन ऊजेनेसिस तथा वृषण को शुक्राणु जनन, ब्रैकेट में लिखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए प्रेरित करता है। बी में लिखिएगा दूसरा हार्मोन LH, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा इट स्टिमुलेट ओवरी फॉर सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजेन एंड टेस्टिस फॉर टेस्टोस्टेरोन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह अंडाशय को एस्ट्रोजेन क्या लिखे? यह अंडाशय को एस्ट्रोजेन तथा वृषण को टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। हो गया? अब इसको समझिएगा, देखिए कौन सा हार्मोन है ये? GTH, ठीक है। तो GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेड्स का मतलब क्या होता है? जनन ग्रंथियां। तो जनन ग्रंथि के में कंसीडर किसको करते हैं? टेस्टिस को और ओवरी को, ठीक है। तो जनन ग्रंथि में कंसीडर होता है मेल सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस और फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरी, ठीक है। अब टेस्टिस है, ओवरी है, इन दोनों को बोला गया गोनेड्स। तब जो गोनेड्स होता है इसका दो काम है। एक काम है इस गोनेड्स का गैमिट बनाना, ठीक है। गैमिट मतलब युग्मक। पहला इसका काम क्या हो गया? युग्मक बनाना। और दूसरा इसका क्या काम हो गया? हार्मोन बनाना। युग्मक भी बनाएगा और हार्मोन भी बनाएगा, ठीक है। तो जो मेल गैमिट है टेस्टिस, अगर पूछे कि कौन सा गैमिट बनाएगा तो आप कहेंगे स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। क्या बनाएगा? शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल। और हार्मोन अगर पूछे तो क्या कहिएगा? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। इस कारण से टेस्टिस को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। नर का प्राथमिक जनन अंग क्या कहा जाता है? टेस्टिस। और इससे जुड़े जो भी पार्ट हैं, चाहे वो भास डिफरेंस हो, ये सब क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। कौन? बाद बाकी। और गोनेड टेस्टिस को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बनाता है? गैमिट के रूप में स्पर्म सेल
और हार्मोन में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ओवरी जो है यह भी दो चीज बनाएगा, गैमीट के रूप में ओभा या ओभम, ठीक है, गैमीट के रूप में क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा, सिंगुलर ओभा होता है, और हार्मोन में क्या बनाएगा? एस्ट्रोजेन बनाएगा। आई बात समझ में? तो गोनेड्स का दो काम होता है, और ये दोनों काम यह कब करेगा? आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो मेल प्यूबर्टी का जो एज होता है वह होता है 12 से 14 साल, और फीमेल प्यूबर्टी का जो एज होता है वह होता है 10 से 12 साल। तो ये अवस्था में ये दोनों अंग क्या करते हैं? गैमिट और हार्मोन दोनों बनाना शुरू करते हैं, जिसके कारण शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज आने शुरू हो जाते हैं। मेल में क्या होगा? मॉस्टिक बियर्ड्स का आना, दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारी हो जाना, है ना, एडम्स एप्पल का डेवलप हो जाना, साउंड की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, पिच का घट जाना, ये सब किस हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और फीमेल में ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना, डेवलपिंग ऑफ यूटेरस का डेवलप हो जाना, साउंड की फ्रीक्वेंसी का घट जाना, पिच का बढ़ जाना, ये सारा काम कौन करवाता है? एस्ट्रोजन कराता है। आई बात समझ में? तो ये दोनों काम है। तो प्रॉपर वे में टेस्टिस अपने फंक्शन को करे, इसके लिए हम लोगों का जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो क्या सेक्रीट करता है? कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? FSH। तो FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ गैमिट प्रॉपरली बाय टेस्टिस एंड ओवरी। क्लियर है? और टेस्टिस और ओवरी प्रॉपर वे में हार्मोन बनाए, इसके लिए क्या सेक्रीट, कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? LH। याद रहेगा, गैमिट के लिए FSH, हार्मोन के लिए LH। कोई दिक्कत? फॉलिकल से तो याद ही रहेगा ना, फॉलिकल समझ लोगे। तो सेक्स हार्मोन के लिए LH। अब इसी प्रक्रिया को मेल में जब 12 से 14 साल की आयु में स्पर्म का निर्माण सीमेन के अंदर होना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है? तो ये हमेशा कब होगा? 12 से 14 साल के बाद। तो ये काम कौन कराएगा? तो FSH कराता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराता है। तो मेल में 12 से 14 साल की उम्र में स्पर्म के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण होना, ठीक है। और फीमेल में ओभम का निर्माण हो जाना क्या कहलाएगा? ऊजेनेसिस, या अंडाणु जनन हिंदी में कहेंगे। आपको याद होगा, लिखवाया था हमने स्टडी ऑफ एग को, क्या लिखाया था? ऊलॉजी। याद है ना? स्टडी ऑफ एग को क्या लिखवाए थे? ऊलॉजी। तो अंडाणुओं का निर्माण होना ऊजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? आगे बढ़े, चलिए लास्ट हार्मोन लिखिएगा, सातवां हार्मोन लिखिएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हिंदी में भी ऑक्सीटोसिन ही कहते हैं, डैश दे करके लिखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन, बॉन्ड हार्मोन, बाइंडिंग हार्मोन, एक्सेट्रा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसे अब बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है सब लिख लीजिए। लव हार्मोन, बॉन्ड हार्मोन, बाइंडिंग हार्मोन सब लिख लीजिए, और लास्ट में लिख लीजिएगा कहते हैं। हिंदी वाले के लिए आसान है ना, लिख लीजिए। हो गया? अब देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका कुछ अन्य नाम भी है, ठीक है। पहला एक पॉइंट लिख लेना इसमें, और इट क्रिएट इमोशनल रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे इस हार्मोन के कारण
इस हार्मोन के कारण शिशु और मां के बीच भावनात्मक संबंध बन पाता है। हो गया। अब ध्यान से समझिए, ऑक्सीटोसिन जो है इसका कुछ और नाम क्या क्या दिया गया है। पहला हार्मोन इसको क्या बोला गया, लव हार्मोन, ठीक है, प्रेम, या फिर कई जगह लिखा निम्नलिखित में से आलिंगन हार्मोन किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। तो लव हार्मोन मतलब प्रेम वाला हार्मोन, बॉन्ड हार्मोन, बॉन्ड समझ रहे हैं, संबंध बनना, भावनात्मक संबंध, बाइंडिंग हार्मोन मतलब जुड़ाव होना, यह सब किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन। तो संतान और मां के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है वह इसी हार्मोन के कारण से होता है। यदि हार्मोन नहीं रहे तो क्रूरता क्लाइमेक्स पर पहुंच जाएगी। समझ गए। ये हार्मोन नेचुरल वे में बने तो ठीक ठाक बात है, नेचुरली बने तो ठीक है। आर्टिफिशियली इस हार्मोन को पूरे कंट्री में बैन कर दिया गया है, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं, फिर भी चोरी छुपे बना लेता है सब, ठीक है। बैन है ये पूरे देश में इस हार्मोन को आर्टिफिशियली बनाना, क्योंकि आप देखते होंगे सामान्य रूप में गांव में जो गाय रहती है वो दो समय उसका दूध निकाला जाता है, सुबह में और शाम में, और बाकी शहरों में गाय को देखिएगा सबके दरवाजे पर लेकर दूध निकाल के देता है। तो उस गाय को कौन सा इंजेक्शन दे देता है, ऑक्सीटोसिन का। अब मेमोरी ग्लैंड पर कंट्रोल है ही नहीं उसको, अब वो क्या करेगा, बार बार उसका दूध जितनी बार चाहे निकालेगा, गाय का भी उम्र खत्म हो जाएगा, और जो उसके दूध पिएगा गाय का तो उम्र कम हो रहा है, जो उस दूध को पी रहा है वो गाय से जल्दी मरेगा। समझ गया। तो दूध उतना ही खतरनाक हो जाता है। इसका प्रयोग सब्जियों और फलों में भी किया जाता है। रात में छोटा सा लौकी है उसमें ऑक्सीटोसिन दे दिया, अगला दिन 2 किलो का लौकी हो गया, बेच देगा जाके। अब लौकी तो खूब आप पसंद से हरा हरा ताजा ताजा लौकी, आप भी खुश एकदम गाँव में से तोड़ के अभी ला ही रहा है, तो ठीक है, रात भर में लौकी तैयार है। सामान्य रूप में 7 से 8 दिन लगेगा उसको बनने में, रात भर में वो तैयार है, तो खाइए लौकी एकदम गर्दा उड़ाइए। सब में क्या है, ऑक्सीटोसिन है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है सरकार। आर्टिफिशियली या नहीं बनता, कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बना रहा है, सब चोरी छुपे कर लेता है। समझ गए। इसी के बीच संतान और मां के बीच में, या फिर और भी कई सारे देह व्यापार में बच्चों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये हार्मोन दे देने के बाद रैपिडली सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है। छोटे बच्चों में अगर लगा दिया जाए या इंजेक्शन तो समय से, उम्र से कम ही अवस्था में वो बड़े दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो बहुत खतरनाक हार्मोन है, इसका आर्टिफिशियली बनाना बैन है। तो इतना हार्मोन आपको याद कर लेना है, किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पहला हार्मोन से फिर से शुरू करते हैं। पहला हार्मोन कौन सा था, एसटीएच। पहला क्या था, एसटीएच। एसटीएच का काम लंबाई बढ़ाना, हड्डी की लंबाई को बढ़ाना। दूसरा हार्मोन टीएसएच, यह थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तीसरा हार्मोन एसीटीएच, यह किडनी पर पाए जाने वाले एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एडीएच, यह किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण कराएगा। एलटीएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन, यह मेमोरी ग्लैंड को, दुग्ध ग्रंथियों को मिल्क सेक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। और उसके बाद है जीटीएच, इसमें 2 हार्मोन है, एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच गैमिट के लिए है, युग्मक के लिए है। एलएच सेक्स हार्मोन के लिए है, याद रहेगा। यह किस चीज के लिए है, गैमिट के लिए है। तो गैमिट मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। और एलएच किसके लिए, हार्मोन के लिए, एस्ट्रोजन के लिए और टेस्टोस्टेरोन के लिए है। और लास्ट हार्मोन हो गया कौन सा, लास्ट हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन, बॉन्ड हार्मोन, बाइंडिंग हार्मोन, ये सब नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है। चलिए अब दूसरा ग्लैंड लिखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इतना याद कर लीजिएगा। दूसरा ग्लैंड लिखिएगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, हिंदी में इसको कहा जाता है अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज द longest gland of human body। यह मानव शरीर की, सबको गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग, यह मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। इट इज लोकेटेड
इन नेक बिटवीन दी ट्रैकिया एंड विंड पाइप, यह गले में स्थित होती है, यह गले में स्थित होती है, गले में स्थित होती है। ट्रैकिया तथा श्वास नली के बीच, यह गले में स्थित होती है, ट्रैकिया तथा श्वास नली के बीच। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट सेक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन, इट सेक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन सेवरल डिजीज कॉज, सेवरल डिजीज कॉज, हिंदी वाले लोग लिखेंगे थायरॉक्सिन की कमी से निम्न रोग होते हैं, थायरॉक्सिन की कमी से निम्न रोग होते हैं। पहला बीमारी लिखिएगा, क्रिटिनिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं जड़ मानवता, क्रिटिनिज्म। डैश देकर के लिखिएगा, इट वनली occurs in children in which their physical and mental growth, physical and mental growth disrupted, यह रोग, हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह रोग बच्चों को प्रभावित करता है, बच्चों को प्रभावित करता है, जिनमें जिसमें उनका शारीरिक और मानसिक विकास, जिसमें उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा बीमारी लिखिएगा क्रिटिनिज्म के बाद, मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इट अकर्स इन एडल्ट पर्सन, यह रोग वयस्क व्यक्तियों में होता है, यह रोग वयस्क व्यक्तियों में होता है। इसका सिम्टम्स लिख लीजिएगा, सिम्टम्स में लिखेंगे स्वेलिंग लोअर फिट, eyelids, face, tongue, etc. हो गया? हिंदी वाले लोग लिख लो सेम।
पैर के निचले भाग में सूजन, पैर के निचले भाग में सूजन, आईलिड्स मतलब आंख के निचले भाग का ये वाला भाग जो है यह क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, आईलिड्स में सूजन, जीभ सूज जाएगा, चेहरा फूल जाएगा, ये सब इसी का सिम्टम है। ठीक है, ऐसा लगेगा सोए हुए नहीं हो या भरदम कोई मारा है। क्रिटिनिज्म और मिक्सोडीमा। चलो तीसरा लिखना, इसमें डिजीज एक होता है हाइपोथायरॉक्सिडिज्म, हाइपोथायरॉक्सिडिज्म डैश दे करके लिखना, सेक्सुअल एक्टिविटीज डिस्टर्ब इन एडल्ट पर्सन, वयस्क व्यक्तियों में, विशाल राज साइंस एमसीक्यू नहीं हो रहा है सर, आज से शुरू हो जाएगा विशाल जी, आज से शुरू हो जाएगा साइंस एमसीक्यू 6 बजे से। हो गया हाइपोथायरॉक्सिडिज्म, सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्टर्ब। और चौथा बीमारी लिखिएगा, वयस्क व्यक्तियों में लैंगिक क्रियाकलाप का अवरुद्ध हो जाना, वयस्क व्यक्तियों में लैंगिक क्रियाकलाप का अवरुद्ध हो जाना, अवरुद्ध हो जाना है ना। चौथा लिखिएगा ग्वाइटर, 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 सूख जाने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, श्रिंक्ड, क्या कहेंगे, श्रिंक्ड। लिखिएगा थायराइड ग्लैंड श्रिंक्ड इन दिस डिजीज, इसको भी हिंदी में घेंघा ही कहते हैं। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इस रोग में थायराइड ग्रंथि सूख जाती है, सूख जाती है। और पांचवा लिखिएगा हैशिमैटो डिजीज, पांचवा लिखेंगे हैशिमैटो डिजीज, डैश देकर के इसमें लिखिएगा इन दिस डिजीज एंटीबॉडीज attacks on thyroid gland, so this is called suicide disease of thyroid gland। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इस रोग में शरीर की एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को, शरीर की एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए क्या लिखे थे, इसलिए इस रोग को थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या कहते हैं, इस रोग को थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या कहते हैं। हो गया, चलो 5 को डिजीज फटाफट याद करो। पहला बीमारी कौन सा, क्रिटिनिज्म, पहला बीमारी कौन सा, क्रिटिनिज्म। पहले थायराइड ग्रंथि है कहां, कहां पर है, गले में,
ठीक है, विंड पाइप रेस्पिरेटरी मार्ग पर है, मान लो आपके नाक से निकल रहा है ट्यूब, नॉस्ट्रिल्स से, तो नॉस्ट्रिल्स से निकल रहा है तो नीचे आइएगा तो यहां पर मिलेगा क्या, ट्रैकिया, क्या मिलेगा, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बगल में विंड पाइप, तो यहीं पर पाया जाता है कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जो मानव शरीर का क्या है, सबसे लंबा ग्लैंड है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी लोकेटेड बिटवीन द नेक एंड द ट्रैकिया। इट सेक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करेगा, कम होगा शरीर में थायरोक्सिन। पहला रोग होगा क्रिटिनिज्म, जड़ मानवता, छोटे बच्चों में होता है। अब जड़ मानवता का क्या सिम्टम्स है, तो जिस बच्चे को यह जड़ मानवता होगा उसका पेट जो होगा उसमें सूजन आ जाएगा, पेट बाहर की ओर निकल जाएगा, हाथ पैर पतला पतला हो जाएगा, जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन में क्या सिम्टम्स दिखता है, फीट का, हाथ पैर का एकदम पतला हो जाना, और एब्डोमेन में, पूरे पेट में क्या आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म कहते हैं। तो इस रोग में बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास जो होता है वो बंद हो जाता है, किस हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से। दूसरा बीमारी कौन सा होता है, मिक्सोडीमा, एग्जाम में 2-4 हजार बारी क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मिक्सोडीमा रोग होता है, तो याद रखना है थायरोक्सिन। ज्यादातर जो सिम्टम्स थायराइड पेशेंट में देखे जाते हैं वह कौन सा देखा जाता है, मिक्सोडीमा देखा जाता है। आप लगभग थायराइड सबके फैमिली में किसी ना किसी को पकड़े हुए हैं, तो उनमें सिम्टम्स आप देखेंगे तो पैर का निचला हिस्सा है ना, घुटना से नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें सूजन आ जाता है, उसको दबाइएगा दब जाएगा, फिर छोड़िएगा धीरे धीरे फूलेगा, वो इंटरेस्टिंग दिखता है। तो उसमें क्या होगा, सूजन आ जाएगा पैर के निचले हिस्से में, जीभ जो होगा वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, आंख का ये जो नीचे वाला भाग है इसमें सूजन रहेगा, चेहरा जो रहेगा वो फूला फूला रहेगा, ठीक है। ये सब किसके सिम्टम्स हैं, मिक्सोडीमा के सिम्टम्स है। ये सामान्यतः ज्यादातर थायराइड पेशेंट में यही सिम्टम देखने को मिलता है। तीसरा जो है वह है कौन सा, हाइपोथायरॉक्सिडिज्म। दो चीजें, हाइपरथायरॉक्सिडिज्म, हाइपोथायरॉक्सिडिज्म। हाइपो माने कम और हाइपर माने ज्यादा। इसके बाद दो बीमारी का नाम लिखवाएंगे जो हाइपर से होता है, अभी हम लोग कमी से देख रहे हैं। तो हाइपोथायरॉक्सिडिज्म में क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होगी वह व्यक्ति का क्या होता है, कमजोर हो जाता है। रूपम कुमारी, सर इतना याद कैसे रहेगा, क्वेश्चन बनाइएगा याद रहेगा, है ना। घटना चक्र बनाइए 2-4 बार, घटना चक्र बिना बनाए जाइएगा तो दुर्घटना तय है, इसलिए दुर्घटना से बचना है तो क्या करना है, घटना चक्र लगाना है, 2-4-10 बार लगा लीजिए, सब याद हो जाएगा, सब क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको। तो हाइपोथायरॉक्सिडिज्म मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्वाइटर 2 तरह का होता है, एक ग्वाइटर जिसमें गला लटक जाता है और एक ग्वाइटर जिसमें सूख जाता है। तो थायरोक्सिन की कमी से भी ग्वाइटर होगा, थायरोक्सिन की अधिकता से भी ग्वाइटर होगा। तो कमी से जो ग्वाइटर होगा उसमें थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, सूजन ये सॉरी श्रिंक्ड हो जाएगा, सूख जाएगा। और नेक्स्ट कौन सा है, हैसीमेटो। तो हैसीमेटो में क्या होगा, मानव शरीर में जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का क्या काम है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाना एंटीबॉडी का काम है। तो जो एंटीबॉडी हम लोगों के शरीर में है जो इन्फेक्शन से बचाती है, कहां पाया जाता है एंटीबॉडी, ब्लड में। कहां पाया जाता है, ब्लड में। तो ब्लड में जो एंटीबॉडी है वही थायराइड ग्रंथि पर आक्रमण कर देती है और इसी को मार देती है, नष्ट कर देती है। इस रोग को क्या बोला जाता है, हैसीमेटो डिजीज, या फिर क्या कहा जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर है। तो हैसीमेटो डिजीज इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगला पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू एक्सेस सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ड्यू टू एक्सेस सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की अधिकता से, थायरोक्सिन की अधिकता से, थायरोक्सिन की अधिकता से। पहला रोग लिखिएगा टॉक्सिक ग्वाइटर, पहला टॉक्सिक ग्वाइटर, इसमें डैश देकर के लिखिएगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कॉमा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, फिर कॉमा देखिएगा स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इस रोग में, इस रोग में थायराइड ग्रंथि में सूजन, थायराइड ग्रंथि में सूजन, कॉमा
श्वसन दर में कमी एवं अनियंत्रित रक्तचाप हो जाता है, अनियंत्रित रक्तचाप हो जाता है। ठीक है, इसमें दो सिम्टम, पहला क्या, ब्लड प्रेशर गड़बड़ा जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की दर, आपका ब्लड प्रेशर कितना 72 टाइम्स एक घंटे में, एक घंटे में कितना, हार्ट बीट होता है, ब्लड प्रेशर एक, हार्ट बीट नॉर्मल कितना है एक मिनट में 72 बार, और हार्ट बीट के अनुसार पता चलेगा कि बीपी का रेट क्या है, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 120/80, जिसमें 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, और श्वसन जो है आपका 15 से 17 बार एक मिनट में, तो ये दोनों इससे कंट्रोल रहता है। टॉक्सिक वाइटर में यह दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक और डिजीज इसमें लिखिएगा दूसरा, एक्सोऑप्थेल्मिया। एक्सोऑप्थेल्मिया, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। सिचुएशन, इसमें लिखिएगा सिचुएशन ऑफ आई बॉल, सिचुएशन ऑफ आई बॉल डिस्टर्ब्ड, नेत्र गोलक का अस्थिर हो जाना, नेत्र गोलक का अस्थिर हो जाना, कॉमा स्वेलिंग इन आई बॉल, स्वेलिंग इन आई बॉल, नेत्र गोलक का सूज जाना, नेत्र गोलक का सूज जाना, स्वेलिंग ऑफ आई बॉल। ठीक है, एक्सोऑप्थेल्मिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा, आंख का जो आई बॉल है ना, आंख का पूरा जो सफेद वाला भाग आप देखते हैं उसको क्या कहा जाता है, एस्केलेरा। ठीक है, आंख का सफेद वाला भाग, सर वॉइस बढ़ा दीजिए, आवाज गड़बड़ है क्या वहां से, देखो तो। ठीक है, एस्केलेरा कहा जाता है। ठीक है, अब एस्केलेरा जो होता है आंख का सफेद वाला भाग, और इसमें क्या है बीच में कॉर्निया, रेटिना, ये सब है। ठीक है, तो इसमें जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल। कई लोगों को देखिएगा आपसे बात कर रहे हैं लेकिन लगेगा कहीं और देख रहे हैं, तो नेत्र गोलक जो अस्थिर हो जाता है। अब यह जेनेटिक भी होता है, जरूरी नहीं इसी हार्मोन से उनका हुआ हो। ठीक है, जेनेटिक भी अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप में इसमें भी वो सिम्टम देखने के लिए मिलता है, या नेत्र गोलक जो होगा उसमें क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें लिखिएगा नोट में लिखिएगा, थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परामेंट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परामेंट ग्लैंड, टेम्परामेंट ग्लैंड। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे, इस ग्रंथि को, नोट में, इस ग्रंथि को टेम्परामेंट ग्रंथि, इस ग्रंथि को टेम्परामेंट ग्रंथि भी कहते हैं, टेम्परामेंट ग्रंथि भी कहते हैं। यानी टेम्परामेंट डिजीज भी कब होगा, जब थायरोक्सिन की शरीर में अधिकता हो जाएगी। थायरोक्सिन जब ज्यादा बनेगा तो टेम्परामेंट की समस्या आएगी। कई लोगों को आप देखिएगा बैठल बैठल रोना शुरू कर दिया, कुछ हुआ भी नहीं, अकेले में बैठ के रो रहा है। कई लोगों को देखिएगा अकेले में बैठ के मुस्कुरा रहा है बोलेगा आपका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन बेचारा अपने ऊपर परेशान है, वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, उसका एक आध चूड़ी घसक गया है, वो समझ गया चूड़ी समझते हैं ना, जिस पर किसको कसा जाता है, नट को कसा जाता है, तो एक आध चूड़ी नीचे घसक गया है, बैठे बैठे हंसे लगेगा, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, अचानक से रोने लगेगा, यानी उसका टेम्परामेंट गड़बड़ा गया है। तो टेम्परामेंट ग्लैंड इसी को बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड को। तो थायरोक्सिन जब ज्यादा होगा तो टेम्परामेंट की समस्या आएगी। शॉर्ट मैडनेस जिसको कहते हैं, है ना, अल्पकाल के लिए पागलपन, यह किसके कारण होता है,
इस हार्मोन के कारण से होता है, थायरॉक्सिन की अधिकता से होता है। समझ गए? क्लियर? तो टेम्परामेंट ग्लैंड इसी को कहते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड के बाद है अगला ग्लैंड पाराथायरॉइड, तीसरा लिखेंगे। पाराथायरॉइड ग्लैंड, हिंदी में इसको कहते हैं पारा अवटू। अच्छा, यही ग्लैंड है ना जिसका कंट्रोल किसके पास नहीं है? प्यूटिटरी ग्लैंड के पास नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा पाराथायरॉइड ग्लैंड में इट इज लोकेटेड just behind the thyroid gland। यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा इट सेक्रीट, यह स्रावित करता है। पहला कैल्सीटोनिन हार्मोन, यह स्रावित करता है। पहला लिखिएगा कैल्सीटोनिन हार्मोन, डैश देकर के लिखिएगा इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। हो गया। और दूसरा हार्मोन इसमें लिख लीजिएगा पाराथायरॉक्सिन। पाराथायरॉक्सिन डैश दे करके लिखिएगा। पीनियल ग्लैंड छूट गया, अभी नहीं छोड़े हैं, पीनियल ग्लैंड भी होगा इसके बाद। बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक पढ़े? इम्तियाज अहमद सर का पढ़िए, बिहार एक परिचय। हो गया। पाराथायरॉक्सिन में डैश दे करके लिखिएगा इट डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इट डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाने का कार्य करता है। ठीक है, घटाने का कार्य करता है। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ऑस्टियोपोरोसिस, OSTEOPORASIS, osteoporosis disease caused in adult. Osteoporosis disease caused in adult and rickets in children. हिंदी वाले लोग लिखेंगे इस नोट में लिखिएगा रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण बड़े लोगों में बड़े लोग का तात्पर्य यहां उम्र से है। ठीक है,
फेसबुक वाला नहीं कि लिखना अब तो आप बड़े आदमी हो गए हैं, वो बड़े नहीं, बड़े का मतलब किससे है, उम्र से है। तो कॉमन डायलॉग है, किसी को फोन नहीं करो 2-4-10 दिन, या कॉल आया इग्नोर कर दिया तो क्या कहता है, अब तो तुम बड़ा आदमी हो गया है। भगवान न करे बड़े आदमी बने घबरा जाएगा काम। क्या लिखे थे, यह रो हैं, तुम्हारा छूट गया, तुम क्या नहीं बोल रही है जी, लिखी नहीं हो, वाह शॉर्ट में निपटा दी। हाँ, लिख लो तुम लोग भी यही। ऑस्टियोपोरोसिस बड़े लोगों में और रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, OSTEOPORASIS, ऑस्टियोपोरोसिस बड़े लोगों में तथा रिकेट्स बच्चों में होता है, तथा रिकेट्स बच्चों में होता है। ठीक है, तो कैल्शियम का जैसे ही नाम आएगा ना तुरंत टिक कर दीजिएगा, कौन सा ग्लैंड, पैराथायरॉइड। कैल्शियम का बात आते पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, दो हार्मोन कौन सा, कैल्सिटोनिन है कहां पर, थायराइड ग्रंथि के पीछे। ठीक है, क्या करेगा कैल्सिटोनिन, कैल्शियम की मात्रा को रक्त में बढ़ाएगा, पैराथायरोक्सिन कम करेगा, और थायरॉक्स ज्यादा कम हो गया अगर तो कौन सा रोग हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अस्थिरंध्रता इसको हिंदी में कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को हिंदी में कहा जाता है अस्थिरंध्रता, रंध्रता। ठीक है, अब इसी का जांच यदि किसी को करना हो कि कितना शरीर में कैल्शियम कम हो गया तो डॉक्टर लिखता है BMD। कौन सा टेस्ट लिखता है, BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, BMD टेस्ट लिखता है, बोन मिनरल डेंसिटी। जाइए चेक करा के आइए, पता चलेगा कितना मिनरल्स बचा है। थोड़ा सा भी हड्डी कमजोर हुआ, थोड़ा सा भी लगेगा चोट वोट तो फ्रैक्चर हो जाता है, और छोटा बच्चा सब होता है उसमें रिकेट्स होता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, चौथा ग्लैंड। चौथा लिखिएगा थाइमस, लिख लो पहले, थाइमस, थाइमस ग्लैंड, हिंदी में इसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द हार्ट, जस्ट बिहाइंड द हार्ट। यह ग्रंथि हृदय के बगल में स्थित होती है, यह ग्रंथि हृदय के बगल में स्थित होती है। आगे लिखिएगा, इट डिसअपियर, इट बिकम्स डिसअपियर आफ्टर द क्या, डिसअपियर इन ओल्ड एज कर लो, डिसअपियर इन ओल्ड एज। यह ग्रंथि वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, विलुप्त, गायब, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, छूमंतर। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, इट सेक्रीट हार्मोन थाइमीन which makes antibody in children। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह थायमीन हार्मोन स्रावित करता है, थायमीन हार्मोन स्रावित करता है जो बच्चों में एंटीबॉडी का निर्माण, बच्चों में एंटीबॉडी का निर्माण, यह बच्चों में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, निर्माण करता है। हो गया। अब देखिए थाइमस ग्लैंड कहां पर है, हृदय के बगल में, तो थाइमस
नाम जो है हार्मोन वही थाइमिन। थाइमिन क्या काम करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी क्या करेगा? बीमारियों से बचाएगा। तो हम लोगों के शरीर में सबसे पहला एंटीबॉडी कब बनता है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, डॉक्टर उसको कहता है कि माँ का पहला दूध जरूर पिलाइए, नहीं मिलेगा जीवन भर उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी। तो माँ के पहले दूध में क्या मिलता है? कोलेस्ट्रम। क्या मिलता है? कोलेस्ट्रम, जिसके चलते माँ का पहला जो दूध होता है वह पीले रंग का होता है, ठीक है, येलो इन कलर, येलो कलर का होता है। किस कारण से? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जी, कोलेस्ट्रम के कारण से होता है। तो पहला एंटीबॉडी कब बनता है शरीर में? जन्म के तुरंत बाद, कोलेस्ट्रम मिल जाने पर। दूसरा एंटीबॉडी कौन बना देगा? तो बचपन में यह ग्लैंड हम लोगों के शरीर में है, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडी बना देगा। और उसके बाद फिर एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो लिम्फोसाइट्स हम लोगों का बनाता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स बाद में एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये 3 बार हम लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मेंटेन रहता है। और जब बुढ़ा जाइएगा तो एंटीबॉडी शरीर से क्या हो जाएगा? बिहार समग्र भी ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है। तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा? एंटीबॉडी शरीर से कोई बहुत जरूरत तो है नहीं, तो थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हो जाएगा। इकलौता ग्लैंड है जो बुढ़ापे में क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए 5वां ग्लैंड लिखिएगा। 5वां ग्लैंड लिखिएगा गोनेड्स। गोनेड्स, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। पहले टेस्टिस, पहला लिखिएगा टेस्टिस, वृषण, डैश देकर के इसमें लिखिएगा अ पेयर ऑफ टेस्टिस present in male which is bounded in a thick membrane called scrotum, comma, it maintain the temperature of testis 2 to 2.5 degree Celsius than नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे एक जोड़ी टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस नर में पाई जाती है, नर में पाई जाती है जो स्क्रोटम, बोर्ड पर लिखा हुआ है देख के लिख लीजिए, SCROTUM, स्क्रोटम नामक झिल्ली के अंदर होती है। स्क्रोटम नामक झिल्ली के अंदर होती है, कॉमा, इसका मुख्य कार्य टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, टेस्टिस सेक्रीट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, which develop secondary sexual changes in male
which develop secondary sexual changes in a male. Example, mustache and beards, comma, developing of Adam's apple, comma, deep voice, एक्सेट्रा. हिंदी वाले लोग लिखेंगे टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेवार है. द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेवार है. द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेवार है. उदाहरण आवाज में भारीपन, कॉमा, कंठ द्वार का विकास, कॉमा, दाढ़ी मूछों का आना इत्यादि. हो गया. देखो गोनेट्स में पहला हम लोगों ने क्या देखा, टेस्टिस. ठीक है, तो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट है वो लगभग कब हो जाता है, तो 3rd से 4th वीक में हो जाता है. जब इम्ब्रियो यूटेरस के अंदर रहता है तो 3रे से 4थे सप्ताह में क्या बन जाता है, टेस्टिस. तो टेस्टिस कहां पर बनता है, हृदय के बगल में, हार्ट के ठीक नीचे बनता है. अब हार्ट के नीचे बना और अगर शरीर के भीतर ही रह जाए तो टेस्टिस का भी तापमान कितना रहेगा, जो शरीर का तापमान है उतना ही रहेगा ना, 37 डिग्री सेल्सियस. अब 37 डिग्री शरीर का तापमान रहे, इतना ही तापमान टेस्टिस का रहे, तो टेस्टिस जो सीमेन प्रोड्यूस करता है और सीमेन में जो स्पर्म सेल पाए जाते हैं वे स्पर्म सेल जीवित नहीं रह पाएंगे. ठीक है, इसलिए फिर यह हृदय से घसकते हुए शरीर के एब्डोमेन के पेल्विक रीजन में जाकर के लोकेटेड हो जाता है. किस बैग में, एस्क्रोटम में. और एस्क्रोटम इसके तापमान को शरीर के तापमान से कितना कम रखता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ताकि सीमेन में स्पर्म जीवित रह सके. ठीक है, अब टेस्टिस क्या सेक्रेट करेगा, गैमिट भी बनाएगा. तो गैमिट तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का हो गया, इसलिए यहां जिक्र नहीं है उसका. हार्मोन बात करें तो कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन. यह क्या काम करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस. कब सेक्रेट होगा, कब होगा, 12 से 14 साल के बाद या उसके बीच में शुरू हो जाएगा. कौन इसको एस्टिमुलेट करेगा, कौन हार्मोन, LH. कौन करेगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसे एस्टिमुलेट करेगा. क्लियर है, आगे बढ़े. चलिए दूसरा लिखिएगा अब इसमें, टेस्टिस के बाद ओवरी, इसमें डैश देकर के लिखिएगा. इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गेन. इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गेन. यह प्राथमिक मादा जनन अंग है. प्राथमिक मादा जनन अंग है. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा. इट सेक्रीट हार्मोन्स लाइक. यह निम्न हार्मोन स्रावित करता है. यह निम्न हार्मोन स्रावित करता है. पहला हार्मोन लिखिएगा एस्ट्रोजेन. पहला हार्मोन लिखिएगा एस्ट्रोजेन. डैश देकर के लिखिएगा इसमें एस्ट्रोजेन. इसमें लिखिएगा इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन. इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन responsible for secondary sexual change in female. Secondary sexual change in female. Example, onset of menstrual cycle.
onset of menstrual cycle, comma, low frequency high pitch voice, low frequency high pitch voice, comma, developing of uterus, developing of uterus, एक्सेट्रा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, कहां तक लिखे थे हिंदी वाले लोग? हाँ, एस्ट्रोजन केवल लिखे थे। डैश दे करके लिखिएगा, यह मुख्य मादा जनन हार्मोन है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों हेतु जिम्मेदार है। उदाहरण में लिखिएगा, लो फ्रीक्वेंसी हाई पिच वॉइस, लो फ्रीक्वेंसी हाई पिच वॉइस, कॉमा, गर्भाशय का विकसित होना इत्यादि इत्यादि। ठीक है। दूसरा हार्मोन लिखिएगा एस्ट्रोजन के बाद, प्रोजेस्टेरॉन। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इसमें सेकेंडरी क्यों बोले सर? सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज का मतलब होता है शरीर में जो बदलाव आते हैं उससे संबंधित। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन में लिखिएगा, इट वर्क्स एलोंग एस्ट्रोजन, इट वर्क्स एलोंग एस्ट्रोजन, यह एस्ट्रोजन के साथ कार्य करता है, यह एस्ट्रोजन के साथ कार्य करता है, यह एस्ट्रोजन के साथ कार्य करता है। और तीसरा लिख लीजिएगा रिलैक्सिन, तीसरा लिखिएगा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इट रिलीज एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फीटस, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फीटस, FEOTUS, क्या लिखे? इट रिलीज एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फीटस टू डिक्रीज लेबर पेन, टू डिक्रीज लेबर पेन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह शिशु के जन्म के समय प्रसव पीड़ा को कम करने हेतु, शिशु के जन्म के समय प्रसव पीड़ा को कम करने हेतु स्रावित होता है, स्रावित होता है। हो गया। अब देखो एस्ट्रोजन किस लिए है? सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस के लिए। और इसके साथ ही कार्य कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये किस लिए? तो लेबर पेन को डिक्रीज करने के लिए। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के साथ एक एंड्रोजन भी लिख लेना मेल में, एंड्रोजन, या टेस्टोस्टेरोन के साथ ही कार्य करता है एंड्रोजन। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन दो हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। क्लियर ना? एंड्रोजन, ANDROGEN। हो गया। चलिए आगे बढ़े। और कौन कौन से ग्लैंड्स बच रहे हैं? पीनियल और एड्रिनल है। एड्रिनल लिख लो फटाक से, एड्रिनल ग्लैंड। डैश दे करके लिखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि, हिंदी में कहते हैं इसको। अभी समय कितना दे रहा है? हाँ? 2 मिनट नहीं है, 40 हो गया है, 30 हुआ है ना। चलो 5 मिनट खत्म कर देंगे।
एड्रिनल ग्लैंड, डैश दे करके लिखिएगा, इट इज लोकेटेड इन कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह किडनी के कॉर्टेक्स, CORTEX, कॉर्टेक्स भाग पर, किडनी के कॉर्टेक्स भाग पर स्थित होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट सेक्रीट कॉर्टिसोल, यह कॉर्टिसोल स्रावित करता है, यह कॉर्टिसोल स्रावित करता है। कॉर्टिसोल में पहला लिखिएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, डैश देकर के लिखिएगा, इट मेंटेन मिनरल्स एंड सॉल्ट लेवल इन ब्लड, यह रक्त में खनिज तथा नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है, दूसरा लिखिएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, डैश देकर के लिखना, इट मेंटेन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट लेवल इन ब्लड, यह रक्त में ग्लूकोज तथा कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित रखता है, ग्लूकोज तथा कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित रखता है। और तीसरा लिख लेंगे इसमें एड्रीनलिन, डैश देकर के लिखना, इट इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन, उड़ो या लड़ो, उड़ जाओ चाहे लड़ जाओ, इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं। कोई दिक्कत? किडनी का कितना भाग होता है? 2, पहला भाग कॉर्टेक्स, दूसरा भाग मेडुला। किडनी के कितने भाग? 2, कॉर्टेक्स और मेडुला। किडनी जो होता है उसका बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला। तो क्वेश्चन आए कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, तो क्या कहिएगा? कॉर्टेक्स पर, बाहरी भाग पर है, ठीक है। इसी पर कप जैसा स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल होता है। तो किडनी के कॉर्टेक्स वाले हिस्से पर यह ग्लैंड है, 3 हार्मोन निकालेगा जिसे सम्मिलित रूप से कॉर्टिसोल कहेंगे। इसको रिलीज करने के लिए प्यूटिटरी ग्लैंड ACTH निकालता है, ठीक ना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल की मात्रा के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज की मात्रा के लिए, एड्रिनलिन, उड़ो या लड़ो के लिए, एंगरनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सबके लिए जिम्मेवार है एड्रिनलिन। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आज का लास्ट, कितना नंबर ग्लैंड था ये? 6 था ना। 7 में लिखिएगा 7वां पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हिंदी में भी कहते हैं पीनियल ग्रंथि। डैश देकर के लिखिएगा, पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ गाइरस, यह
गाइरस के मध्य भाग पर, यह गाइरस GYRUS गाइरस के मध्य भाग पर पाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल CLOCK। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। इसे जैविक घड़ी, ब्रैकेट में बायोलॉजिकल क्लॉक भी लिख लेंगे, इसे जैविक घड़ी ब्रैकेट में बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। हो गया। एक और पॉइंट लिखिएगा, इट मेंटेन दी सर्काडियन रिदम। इट मेंटेन दी सर्काडियम रिदम। हिंदी वाले भी लिख लीजिए, यह दिनचर्या को ब्रैकेट में लिखिएगा सर्काडियन रिदम। दिनचर्या को ब्रैकेट में सर्काडियन रिदम को नियंत्रित रखता है। दिनचर्या को नियंत्रित रखता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट सेक्रेट हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हाँ, मेलाटोनिन, कॉमा रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो नींद के लिए जिम्मेदार है। नींद के लिए जिम्मेदार है। हो गया। तो पिनियल ग्लैंड जो है मानव शरीर का क्या है? सबसे छोटा ग्रंथि। कहाँ लोकेटेड है? गाइरस पर। गाइरस किसे कहते हैं? मस्तिष्क को देखोगे ना तो बीच में लगेगा गड्ढा जैसा पार्ट दिखेगा। ब्रेन देखिएगा तो दो हिस्सों में, लेफ्ट और राइट हाल्फ में दिखेगा, और बीच में लगेगा कि गड्ढा जैसा संरचना है। देखिए ना फोटो वोटो में, जो गड्ढा जैसा बीच का संरचना होता है उसी को कहते हैं गाइरस। क्या कहते हैं? गाइरस। उसके सेंटर पर बीचों बीच एकदम होता है कौन सा ग्लैंड? पिनियल ग्लैंड। ठीक है। पिनियल ग्लैंड को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। मतलब आपको एक निश्चित समय पर जो भूख लग जाता है उसी टाइम पर प्रत्येक दिन आपको भूख महसूस होगा। आप जितने बजे जगते हो उतने बजे आपका नींद खुल जाएगा। एक रिदम बना रहता है ना अपने कार्यों के प्रति, तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है। ठीक है। सर्काडियन रिदम मतलब दिनचर्या को नियंत्रित करेगा। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के चलते क्या आता है? नींद आता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है कि नींद आने के लिए कौन सा हार्मोन? तो मेलाटोनिन। याद रहेगा। मेलाटोनिन कब ज्यादा सेक्रेट होगा? अंधेरे में, नाइट टाइम में ज्यादा सेक्रेट होता है, इसलिए बल्ब बुझाने पर नींद अच्छी आती है। ये सब इसका कहानी है। मेलानिन किस चीज के लिए होता है? बॉडी के कलर के लिए, है ना। मेलानिन कम होगा, फेयरनेस ज्यादा होगा। मेलानिन अधिक होगा, फेयरनेस कम होगा। क्लियर है। तो इतना ही था आपके हार्मोन चैप्टर में। फिर इसका क्वेश्चन भी आप लोग घटना चक्र से कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। संभव हुआ तो एक टेस्ट हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तथा हार्मोन का ले लेंगे। ठीक है। तो दो चैप्टर आप प्रिपेयर रखेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मोन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट भी इंक्लूडेड है, एनिमल भी इंक्लूडेड है। प्लांट हार्मोन भी है, एनिमल हार्मोन भी है। तो पूरा तैयार एकदम रखिएगा। क्लियर है। घटना चक्र बना करके रेडी। बात बाकी मिलते हैं